Breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. 3 Omkar chanting. Breathe in. Breathe in. Breathe in. सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Rub your palms, cup your eyes, remove your hands and gently open your mouth. Okay, so hello everyone, नमस्ते। आपके वीडियो चालू करेंगे। हाँ, so what is my topic? क्या सिखाने जा रही हूँ मैं, किसी को मालूम है? मैं ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है क्या सभी तक? जा रही है तो बताइए। आवाज आ रही है? ठीक है। अब मेरा टॉपिक क्या है, मैं क्या टॉपिक आपको सिखाने वाली हूँ? वेस्टर्न साइकोलॉजी। वेस्टर्न साइकोलॉजी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच बताने के लिए और अवेयरनेस के लिए कि आपको पता है कि आप क्या सीखने बैठे हो यहाँ पे। वेस्टर्न साइकोलॉजी, ओके। तो ये वेस्टर्न क्या है और साइकोलॉजी क्या है? तो ईस्टर्न साइकोलॉजी क्या है, वेस्टर्न साइकोलॉजी क्या है? मानस शास्त्र, मानस शास्त्र। तो वेस्टर्न मानस शास्त्र मतलब क्या? वहाँ के वातावरण में जो हाँ, वेस्ट के जो कंट्रीज है जिनको हम लोग बोलते हैं ना यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज है ना, ये सब जो कंट्री है वो वेस्ट साइड है। हमारे मैप में देखेंगे तो हमसे वो वेस्ट में आते हैं, तो दैट इज वेस्टर्न साइकोलॉजी। और हम उनके ईस्ट में आते हैं तो हमारा ईस्टर्न साइकोलॉजी। तो हमारा जो साइकोलॉजी है वो क्या है? भगवत गीता है, उपनिषद है ना, योग सूत्र है, वो हमारा फिलोसफी है ना। हम लोग उस तरह से सोचते हैं। तो हमारी फिलोसफी में क्या होता है कि हम अपने माइंड को इतना ऊंचा लेके जाते हैं कि माइंड को मोक्ष तक प्राप्त करना है ना। और हमारी फिलोसफी में ऐसा है कि जन्म होता है, मृत्यु होती है, ये चक्र चलता रहता है। लेकिन जो वेस्टर्न फिलोसफी है, वेस्टर्न साइकोलॉजी है ना, वहाँ की फिलोसफी में ऐसा होगा कि कोई कोई वापस पुनर्जन्म होता है उसको भी मानते नहीं होंगे। तो वो उनका फिलोसफी है, ये हमारा फिलोसफी है पुनर्जन्म होना। वैसे साइकोलॉजी भी है, साइकोलॉजी के मानस शास्त्र, मन को पढ़ना। तो ये जो मानस शास्त्र है ये ज्यादा हमारे यहाँ पे कंट्री में बहुत ज्यादा अभी तक डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि फिलोसफी हमारे यहाँ पे काफी डेवलप हुई है, लेकिन साइकोलॉजी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है। ज्यादा वो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे डेवलप हुई है, उसकी वजह से वो साइकोलॉजी को क्या कहते हैं हम लोग? वेस्टर्न साइकोलॉजी। पहले तो सब लोग अपना माइक है ना बंद रखेंगे और वीडियो चालू करेंगे। मैं किसे सिखा रही हूँ, आपके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन है, मुझे कुछ दिखाई दे, क्योंकि टॉपिक है ना थोड़ा सा साइकोलॉजी है, मानस शास्त्र है। तो मुझे आपके मन को पढ़ने दोगे, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मानस में क्या चल रहा है, तो मैं अच्छे से सिखा सकती हूँ। या आपको ऐसा चाहिए कि मैं टॉपिक कंप्लीट करके चली जाऊं, आपको समझ में आया या नहीं आया? दोनों मेथड मुझे मालूम है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको भी समझ में आए तो वीडियो चालू रखिए, हाँ ना कीजिए, नोट कीजिए, ऐसा ऐसा कीजिए, तो मुझे पता चलेगा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है।
और अगर सबका वीडियो बंद रहेगा तो मेरा भी वीडियो बंद करके मैं टॉपिक कंप्लीट करके चली जाऊंगी, आपको समझे या नहीं समझे, ठीक है। और मैं सिर्फ इसी लेक्चर के लिए, मैं आगे वाले सभी लेक्चर के लिए मैं ऐसे ये बात आपको बता रही हूँ। चलो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है ना, तो हम लोग थोड़ा कॉम्पैक्ट होके जाएंगे, बहुत ज्यादा वास्ट नहीं करेंगे, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे। एक मिनट, हाँ, मुझे जरा पीपीटी ओपन करने के लिए 1 मिनट देना। चलो अभी डिस्कस करते हैं कि ये जो साइकोलॉजी है, मानस शास्त्र है, मानस शास्त्र मतलब क्या, किसकी पढ़ाई होती है मानस शास्त्र में, किस चीज की पढ़ाई होती है, या किसके बारे में हम लोग किस विषय की चर्चा करते हैं। यस विद्या जी बोलो, आप सही बता रहे हो, अनम्यूट करो और बताओ। मानव के मन के बारे में, उनके मन के इमोशंस बारे के में, बारे वेरी में। गुड, हमारे मन के बारे में कि हमारे मन में क्या चल रहा है उसके अध्ययन करते हैं हम। अब किसी के मन में क्या चल रहा है, जैसा मन में होता है वैसा ही हम व्यवहार करते हैं, तो हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा बिहेवियर जैसा है। लेकिन किसी के मन को पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन बिहेवियर को पढ़ना आसान होता है ना। मेरे चेहरे पे बहुत गुस्सा दिखेगा तो आपको लगेगा ये तो गुस्से वाली है, क्योंकि चेहरे से दिख रहा है, शरीर से दिख रहा है। ये मैं बार बार बात करते हुए अपना हाथ उठाते हुए एक्शन करती हूँ तो ऐसा लगता है अरे ये तो बहुत गुस्से वाला है, हमेशा ऐसे खिंचा हुआ रहता है, तना हुआ रहता है। तो उसके शारीरिक बदलाव को देख के हमें ये पता चलता है कि उसके मन में क्या है, उसके मन में गुस्सा है। ये हमें पता चलता है कि उसका व्यवहार कैसा है, उसका मन कैसा है, गुस्से में है। लेकिन ये हमने जाना कैसे, उसके शरीर के हाव भाव से जाना कि उसके मन में क्या है। ऐसे तो किसी मन की बात हम जान सकते हैं क्या, नहीं जान पाएंगे। ऐसे तो अगर मैं ऐसे ही शांत रहूं और मन में बहुत गुस्सा रहे, ऐसे भी लोग देखे होंगे ना, अपने मन में कुछ और चलता रहता है, व्यवहार में कुछ और रहता है, ऐसे लोग भी देखे। तो ऐसे लोगों को भी समझना, और जिनके जो चेहरे पे है वही व्यवहार में भी है उनको भी समझना। तो ऐसे सारे लोगों का ये जो बिहेवियर है उसको समझना, वही मानस शास्त्र है। तो मानस शास्त्र मतलब साइकोलॉजी पढ़ना, तो सबसे पहले बिहेवियर को पढ़ना, ठीक है। अब साइकोलॉजी क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है, वो हम लोग थोड़ा देखेंगे। जिसको छोटा दिख रहा है आपके स्क्रीन पे उसको बड़ा कर सकते हो आप, ठीक है। मोबाइल है तो उस पर थोड़ा बड़ा कर लो, जूम कर लो, ऐसे हाथ से बड़ा हो जाएगा। नाउ 1 सेकेंड, ये दूसरा पीपीटी है, मैं एक दूसरा ओपन करती हूँ। अच्छा वो ओपन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, यही करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले तो साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी मतलब क्या होता है, किसी के व्यवहार को समझना। किसी के व्यवहार को समझेंगे तब हम उसके मन को समझेंगे। तो उसके व्यवहार को समझना मतलब क्या, किसी को साइंस ऑफ बिहेवियर का है, तो साइकोलॉजी समझना मतलब किसी के पहले बिहेवियर को समझना। ओके, तो उसका इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे। साइकोलॉजी इज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ सब्जेक्ट फिलोसफी। तो ये साइकोलॉजी जो है ना, ये पहले नहीं था, मतलब अगर आप 200 साल पहले पूछोगे ना साइकोलॉजी सब्जेक्ट था क्या, नहीं था। साइकोलॉजी सब्जेक्ट ना अभी ये 200 साल पहले ही आया है, पुराने समय में नहीं था। पुराने समय में क्या था, फिलोसफी थी। फिलोसफी मालूम है ना, दर्शन, अपना जो योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है ना, वेदांत दर्शन है, ऐसे ही जो सब्जेक्ट फिलोसफी है वैसे वेस्टर्न में भी फिलोसफी है। तो ये फिलोसफी का पार्ट ही होता था, मन को पढ़ना मतलब वो फिलोसफी जिसने पढ़ लिया उसने मन को जान लिया, ऐसा था। लेकिन करीब 200 साल पहले
इसको फिलोसफी से अलग करके नया ब्रांच बनाया गया, उसको साइकोलॉजी बोला गया। ठीक है, साइकोलॉजी ये जो शब्द है ये दो शब्दों से बना है। पहला है साइको और साइकी, दूसरा है लोगस। ओके, साइकी का मतलब होता है आत्मा, लोगस का मतलब होता है उसके बारे में जानना। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या है? अपनी आत्मा को जानना, है ना, अपने सोल को जानना, या अपने बारे में जानना, या दूसरों के मन को जानना। तो एकदम बिगिनिंग में साइकोलॉजी का मतलब ऐसा था कि आत्मा को जानना, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया आत्मा को तो जान नहीं सकते टेक्निकली, तो ऐसा हुआ कि मन को जानना। लेकिन मन को भी बहुत बार जानने में हमें तकलीफ होती है कि यार इसके मन में क्या चल रहा है, वो अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, तो वो भी बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं था। तो ऐसा हुआ कि मन को नहीं, बिहेवियर को जानते हैं, बिहेवियर में क्या है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, पहले आत्मा को बताया गया कि साइकोलॉजी मतलब आत्मा का अध्ययन करना, पर वो भी इतना सही नहीं निकला। फिर बोला गया साइकोलॉजी मतलब मन का अध्ययन करना, वो भी उतना सही नहीं निकला, क्योंकि हम एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकते किसी के मन के बारे में। फिर ऐसा हुआ कि साइकोलॉजी मतलब अपने बिहेवियर को समझना, किसी के व्यवहार को बार बार देखते तो हमें पता चलता अच्छा इसका साइकोलॉजी ऐसा है। तो अल्टीमेटली साइकोलॉजी मतलब अपने बिहेवियर को समझना। तो बिहेवियर साइकोलॉजी क्या है, इसलिए हम बिहेवियर पहले जानेंगे, फिर उसके मन को जानेंगे और बाद में आत्मा। Now what is the meaning of behavior? Behavior मतलब क्या होता है? So any manifestation of life is an activity and behavior is a collective name for this activity. तो पूरी लाइफ में हम जितने भी काम करते हैं, जितने भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, जो काम करते हैं, जैसा रिएक्शन देते हैं, जैसा इमोशन रहता है ना, किस तरह से चलते हैं, किस तरह से स्विमिंग करते हैं, किस तरह से डांस करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से किसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, किस तरह से इमेजिनेशन करते हैं, कैसी हमारी फीलिंग है, हैप्पी है, सैड है, एंग्री है, ये सब जो चीजें हैं सब मिला के बिहेवियर बनता है, कोई एक चीज नहीं। जब इन सभी चीजों के आपकी लाइफ में ऐड करेंगे तब जाके वो आपका बिहेवियर बनेगा। तो बिहेवियर मतलब क्या समझ में आया, व्यवहार मतलब क्या? ओके, नाउ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अबाउट साइकोलॉजी। अभी साइकोलॉजी कहाँ से आया, पहले क्या था, अभी क्या है, उसके बारे में थोड़ा उसका हिस्ट्री देखेंगे, है ना। So psychology as a separate area of study split away from the philosophy a little or 100 years ago. अब यहाँ पे 100 years है, पर आप ये बहुत पुरानी बात है तो आप 150 साल 200 साल ले सकते हो, है ना, कि पहले ये फिलोसफी में ही था, धीरे धीरे उसको सेपरेट करके इसको साइकोलॉजी में उसको अलग पार्ट किया गया, सेपरेट उसका ब्रांच बनाया गया। In 1879, the first psychological laboratory was established at the University of Leipzig by the German philosopher psychologist William Wundt. तो सबसे पहला साइकोलॉजी के ऊपर जिसने काम किया, साइकोलॉजी के लिए लेबोरेटरी बनाई, उसके ऊपर रिसर्च किया, उनका नाम क्या है, विलियम वुंड। ओके, 1879 में। ओके, एंड वुंड वाज द फर्स्ट टू मेजर ह्यूमन बिहेवियर एक्यूरेटली एंड इज नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, है ना। तो ह्यूमन बिहेवियर के, मनुष्य के व्यवहार को अच्छी तरह से उन्होंने एक्यूरेटली उसको मेजर किया, उसको नापा, और उसके बाद ही उनको इसलिए कहा गया फादर ऑफ साइकोलॉजी। Okay. In the first decades of the 20th century, psychologists came to hold quite different view about the nature of mind and the best way to study it. अभी देखो धीरे धीरे क्या हुआ, अगले हमने देखा कि ये एक दो सदी में हमने देखा कि बहुत सारे नए नए साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने माइंड को अलग अलग तरीके से उसको जांचा, परखा, पढ़ा, उसका अध्ययन किया, और उन्होंने अलग 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 थियरी लाई है माइंड के ऊपर, मानस के ऊपर, मन के ऊपर। और ये जो अलग अलग थियरी है ना, ये अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने की है, अलग अलग जगह पे की है, और उन्होंने इसलिए अपने अपने जो थॉट थे उनके, जो साइकोलॉजी थे, जो उनके अलग अलग उन्होंने थियरी बनाई, उसको अलग अलग नाम दे दिया। These schools of thought were known as the school of psychology. पहला जो नाम था स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चर के साथ, मतलब this early school of psychology grew up around the ideas of William Wundt in Germany and was established by one of the Wundt student, Edward B. Teichner. And the goal of the structuralism was to find the units or elements which make up the mind. The main method used to discover these elementary units of mind was introspection.
द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग डीपली एंड केयरफुली टू एग्जामिन योर ओन आइडियाज एंड फीलिंग। मानसशास्त्र क्या है, साइकोलॉजी क्या है, मन को समझना। तो जो सबसे पहला मन को समझने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसको नाम दिया गया स्ट्रक्चरलिज्म। उसमें क्या था कि आपके मन में क्या विचार चल रहा है उसको आप खुद लिखेंगे और साइकोलॉजिस्ट को देंगे। ये कब काम आता था, जैसे अगर आपको समझना है कि अगर समझ लो किसी देश में युद्ध चालू हुआ, अगर आपके, अभी हम लोग काफी आगे निकल चुके हैं, लेकिन अगर पहले के जमाने में इतना इंटरनेट नहीं था, इतनी पढ़ाई नहीं थी, इतना कुछ नहीं था, तो लोगों को पता नहीं चलता था कि अगर एक कंट्री में युद्ध होगा, लोग युद्ध से क्यों बचते हैं, क्योंकि उससे सभी का नुकसान होता है, उसकी हर एक की लाइफ में बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। अगर युद्ध हुआ है, सपोज युद्ध हुआ और आप उसमें एक नागरिक थे और आपका परिवार उसमें खो गया, कैसी फीलिंग आएगी आपको? यू विल फील वेरी सैड ना। लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर रिसर्च करना कि ऐसे जो युद्ध से ग्रस्त लोग थे उनकी लाइफ में, उनके मन में क्या बदलाव आया, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है उससे। अभी देखो, कितने साल पहले 90s में लातूर में भूकंप आया था, कितने जन को मालूम है? बहुत भयंकर भूकंप था वो। लेकिन उस भूकंप से कई लोगों की जिंदगियां पूरी तरह से बदल गई, उनका मानसशास्त्र ही पूरा बदल गया, उनका साइकोलॉजी ही पूरा बदल गया। कैसे? अब उनकी साइकोलॉजी कैसे बदली, उनके ऊपर क्या प्रभाव हुआ, अगर मैं उनको दूं कि आप एक काम कीजिए, आपके ऊपर, आप पहले कैसे थे, भूकंप के पहले आपकी मनस्थिति क्या थी और अब आप कैसा सोचते हैं, क्या बदलाव महसूस करते हैं, वो आपको लिख के देना है। तो उन सब डेटा को मैं लूंगी और मैं ये कंक्लूजन लूंगी कि ये जो तबाही है उससे हमारे मन पे इतना गहरा असर पड़ता है, उसकी वजह से उस मनुष्य में ये बदलाव हो सकते हैं या ये बदलाव हो जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या विद्या जी, तुलसी जी, माधुरी जी? यस मैम, इवन आफ्टर कोरोना, कोरोना के बाद भी। कोरोना के बाद क्या इम्पैक्ट आया आपकी लाइफ में, है ना? वो भी ये साइकोलॉजी का कितना अध्ययन, इसके ऊपर तो कितने जन, हर कोई रिसर्च करने पे लगा हुआ था। डॉक्टर जो थे दवाई का इलाज ढूंढ रहे थे वो अलग थे, लेकिन बाकी सब ये ढूंढने में लगे कि लोगों के व्यवहार में क्या बदलाव आ रहा है, उसके ऊपर भी कई रिसर्च हुए, लोगों की मनस्थिति में क्या बदलाव आ रहा है। अगर मैं देखूं तो पर्सनालिटी वाइज इवन आई हैव चेंज आफ्टर द कोरोना, सभी लोग के अंदर बदलाव आया है। अगर मैं बोलूं क्या बदलाव आया है तो आप सभी लोग लिखेंगे ना अपनी फीलिंग को, अपने इमोशन को। तो ये जो सभी का लेखा जोखा लेके कि चलो एमए के जो लोग थे, ये योगा फील्ड में जो लोग थे, कोरोना के बाद उन लोगों ने ये चीजें अपने मन की स्थिति के बारे में बताया है, तो मैं ये कंक्लूजन निकालूंगी कि जो लोग योगा में थे, जो लोग मास्टर्स कर रहे थे, उन्होंने अपनी मनस्थिति का वर्णन किया है। तो एक ओवरऑल निकालेंगे कि जो लोग योगा कर रहे हैं फिर भी उनकी मनस्थिति थोड़ी बेटर थी। अगर मैं बिजनेसमैन जो लोग हैं, ऐसे 100 लोगों का डेटा निकालूंगी कि अपनी मनस्थिति लिखो, तो वो सब बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे थे या बहुत ज्यादा, है ना, अच्छा नहीं फील कर रहे थे। पर योगा वाले जो थे उनके मनस्थिति थोड़ी कंपेयर टू उनके अच्छी थी। तो ऐसा हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो योगा कर रहे थे उनकी मनस्थिति बेटर थी कंपेयर टू दिस। तो इस तरह से जो मन का अध्ययन हुआ वो किससे हुआ? वो स्ट्रक्चरलिज्म में आएगा, क्योंकि हमने आपको ही दिया कि आप लिखो क्या महसूस किया। ठीक है? हाँ, यहाँ पे ना रिएक्शन में थम्स का रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन करो। नहीं समझ में आया तो बताओ मैडम, फिर से समझाओ, मैं फिर से समझाऊंगी आपको। नाउ ग्रेट, नाउ जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। तो पहला वाला साइकोलॉजी सब ऐसे ही था। Gestalt psychology, this school of psychology was founded in Germany about 1912 by Max Wertheimer and his colleague. These psychologists felt that structuralists were wrong in thinking of the mind as being made up of element. अब ये जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी वाले जो थे ना, उनको लगा अरे यार ये क्या ट्रू हो सकता है क्या? सब लोग अपनी मनस्थिति तो अलग अलग लिख सकते, शायद उनके मन में वो नहीं रहा होगा फिर भी उन्होंने लिखा होगा, क्योंकि उनको मालूम है रिसर्च में जाने वाला है और मुझे रिसर्च पे इम्पैक्ट डालना है कि वी आर फीलिंग वेरी सैड, है ना? ऐसा भी हो सकता है, रॉन्ग भी लिख सकते हैं ना कई लोग। तो एक्यूरेट डेटा है क्या? वो नहीं है एक्यूरेट, क्योंकि सब अपने मन से लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सैनिक है, एक सैनिक को युद्ध में लड़ाई हुई, वो घायल हुआ, उसे हॉस्पिटल में लाया गया,
हॉस्पिटल में लाने के बाद वो जब उसको होश आया तो उसको बताया गया कैसा लग रहा है आपको, पता चला कि उसके एक पैर अब काम नहीं करे, एक पैर गवा दिया उसने। हाँ, अब उसको बोलेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हो, अगर वो बोलेगा अरे यार मैं तो बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ, एक्चुअली उसको ये लिखना है कि मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ, असहाय महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं चल नहीं सकता, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा उसके मन में आएगा ना, ऐसा आ सकता है ना, मन में उसके ऐसा है, लेकिन वो क्या लिखेगा कि मैं सैनिक हूँ, अगर मैंने ये सब रोना धोना किया तो पब्लिक क्या सोचेगी मेरे बारे में, तो मुझे एकदम आइडियल बनना है कि मैंने अपने देश के लिए मैंने अपनी जान दे दी, तो मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी, ऐसा वो लिख के देगा, क्योंकि उसको वाहवाही चाहिए। हो सकता है कि नहीं ऐसा? तो इसीलिए जो इसके जेस्टाल्ट थियरी वाले थे ना, वो बोले कि ये बहुत एक्यूरेट नहीं है, इसमें तो कोई थोड़ा मैनिपुलेट भी कर सकता है, सब सही लिख रहे हैं क्या वो जान नहीं सकते। ओके, तो उन्होंने बोला ये इतना अच्छा थियरी नहीं है, हम जो थियरी दे रहे हैं वो थोड़ा बेटर है। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया है ना, तो उन्होंने कहा कि ये रॉन्ग है और इसलिए उन्होंने अपना दूसरा थियरी लाया। Now functionalism, this school of psychology was founded John Dweck, Jameson or Engels and Harvey Corr proposed that psychology should do what mind and behavior do. अब इन लोगों ने क्या बताया, फंक्शनलिज्म में क्या बताया कि ठीक है माइंड तो ठीक है, लेकिन बिहेवियर में क्या है उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा ना, कोई सोच कुछ और रहा है कर कुछ और रहा है तो वो बराबर नहीं है ना, जैसा उसका बिहेवियर है वैसे उसके मनस में भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो बिहेवियर एंड माइंड दोनों का अध्ययन करेंगे तो ही हमें उस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह से मानस शास्त्र के बारे में जानकारी होगी। तो फंक्शनलिज्म में क्या है, मन को और व्यवहार को दोनों को पढ़ना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने बोला, सिर्फ मन के उससे नहीं होगा। उसके बाद एक अलग थियरी आई बिहेवियरिज्म। दिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ओरिजिनेटेड विद जॉन बी वॉटसन. He insisted that psychology should be restricted to the study of the activities of people and animals, their behavior. अब इसमें जॉन वॉटसन ने एक नया साइकोलॉजी लाया कि पहले बिहेवियर देखो उसका, और बिहेवियर भी कैसे, रिस्ट्रिक्टेड टू द स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ पीपल एंड एनिमल्स, कि किसी मनुष्य का व्यवहार है ना किसी सिचुएशन में कैसा होता है, उस बिहेवियर को पढ़ना, और फिर उस बिहेवियर के हिसाब से जो साइकोलॉजिस्ट है वो कंक्लूजन निकालेगा कि इसके मन में क्या चल रहा है। ओके, दैट इज द बिहेवियरिज्म। जैसे एक बच्चा है, ओके, और वो जो बच्चा है ना, आपके घर में मेहमान आए, गेस्ट आए, और आप बात कर रहे हो उनसे, मेहमान से, और वो बच्चा क्या कर रहा है, अभी जो हमेशा यूजुअली शांत रहता है वो है ना बार बार आके डिस्टर्ब कर रहा है आपको, और आप उसको बार बार बोल रहे हैं कि शांत बैठ, तू शांत बैठ जा, चुपचाप मुझे बात करने दे, लेकिन फिर भी वो बार बार आ रहा है, और अब आपने उस पर ध्यान नहीं दिया ना, तो क्या करेगा, चीजें तोड़फोड़ कर रहा है, ऐसी चीजें कर रहा है जो आप पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों कर रहा है वो, उसका मानस, उसके मन में क्या चल रहा है? जो शांत बच्चा था वो गलत सब चीजें कर रहा है, क्यों कर रहा है, कोई बता सकता है? उसने खुद को कभी दूसरों के सामने हाँ, खोला नहीं। माधुरी जी आपकी आवाज बहुत कम है, थोड़ा ऊंची आवाज में। उसने खुद को कभी दूसरों के सामने खोल के बोला नहीं। खुल के बोला नहीं, नहीं, यहाँ पे ऐसा है कि उसको है ना अटेंशन चाहिए बच्चे को, अभी तक मम्मी डैडी उसको अटेंशन दे रहे थे, यहाँ पे दो लोग बातें कर रहे हैं उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, बच्चे को अटेंशन चाहिए, अटेंशन के लिए सही तरीके से अटेंशन नहीं मिला तो उसको लगा मैं गलत करूं तब मुझ पे ध्यान देगी वो, है ना, अटेंशन पाना है, तो उसका ये जो बिहेवियर है वो अटेंशन पाने के लिए ज्यादा है। ओके, बच्चे जिद्दी क्यों बनते, क्योंकि वो अटेंशन चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू फुलफिल माई डिजायर, मेरी बात पूरी करो, मुझे अटेंशन दो, मुझे इंपॉर्टेंस दो। बराबर है, नहीं तो रोने लगते हैं। हाँ, और उनको पता है जैसे रोने लगूंगा तो मुझे होगा, मुझे वो चीज मिल जाएगी, ये क्या उनका बिहेवियर था, रोना उनका बिहेवियर है, लेकिन उनके मन में क्या अटेंशन पाना है, तो उसके व्यवहार से उसके मन को समझना। वो बिहेवियरिज्म उन्होंने किसने निकाला, बी वॉटसन थे, जॉन वॉटसन, उन्होंने निकाला 1879 में। नाउ साइको एनालिसिस थियरी भी है, दिस वाज फाउंडेड बाय साइकेट्रिस्ट सिगमंड फ्रॉइड।
सिगमंड फ्रॉइड ने निकाला, ही डेवलप्ड अ थियरी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड which said that much of what we do think results from the urges or drives which seeks expression in behavior and thought. अभी साइकोएनालिसिस थियरी में सिगमंड फ्रॉइड थे, उन्होंने क्या बताया कि हम लोग हर एक काम इसलिए करते हैं, हर एक जो भी चीज करते हैं उसका मेन मोटिवेशन क्या होता है ना, हमारी जो डिजायर है उसको पूरा करना। हमारे मन में हमारी जो इच्छाएं हैं ना उसको पूरा करने के लिए, सिर्फ उसके लिए ही हम लोग कुछ भी एक्शन करते हैं, बाकी किसी चीज के लिए नहीं। ओके, वो था साइको एनालिसिस थियरी। नाउ डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, देखो यहाँ पे मैंने 3 डेफिनेशन दिया है, आप इसमें से ले सकते हो, आपके हिंदी, मराठी, इंग्लिश बुक में जो डेफिनेशन दिया होगा साइकोलॉजी का वहां से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो साइकोलॉजी के बहुत सारे साइकेट्रिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मनुष्य के बिहेवियर को समझना, वो जो साइंस है उसी को साइकोलॉजी कहा जाता है। ओके, वॉटलर ने ये डेफिनेशन दिया। साइकोलॉजी इज अ साइंस व्हिच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज ए होल। अभी विलियम ने क्या बताया, साइकोलॉजी एक साइंस है जिसमें हम दूसरे के बिहेवियर के, दूसरे के बर्ताव को ज्यादा समझते हैं, उसके व्यवहार को ज्यादा समझते हैं, और व्यवहार को समझने की वजह से हम सिचुएशन को ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये समझे, आपको पता है पहले के जमाने में फैक्ट्रीज में कर्मचारी बहुत हड़ताल करते थे, मालूम है आपको, सुनते थे? हाँ। तो वो हड़ताल होती थी, हड़ताल में होता, उससे हड़ताल होने से क्या होता था, कर्मचारी की भी नौकरी जाती थी, पर साथ में जो जिसकी फैक्ट्री है उसमें भी काम बंद हो जाता था, दोनों तरफ नुकसान होता था। वो नुकसान होने से देश को नुकसान हो रहा है, उस राज्य को नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर हम उनके साइकोलॉजी को समझे, है ना, उनके लेवल पे आके जो कर्मचारी हैं उनकी मनस्थिति को समझे कि वो क्या चाहते हैं ना, क्या उनके व्यवहार से भी समझ ले हम, तो क्या होगा कि हम ये हड़ताल वगैरह को रोक सकते हैं। अल्टीमेटली दे वांट, वो सभी कुछ नहीं चाहते, उनको क्या चाहिए कि चलो ठीक है, हमें छुट्टी दी जाए, या हमें थोड़ा सा है ना स्पेस दिया जाए, या टाइम दिया जाए, या उनकी जो पगार है वो बढ़ाई जाए, या उनके घंटे की आवाज ज्यादा है कम किए जाए। ऐसी जो चीजें हैं, तो इन चीजों से उनकी मनस्थिति पे क्या असर पड़ा कि अगर ज्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर्स करने के बाद क्या हुआ, वो ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं थे। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने कर्मचारी को 10 घंटे काम कराऊं रोज रोज तो ज्यादा काम करेगा? ऐसा नहीं होता है ना। ज्यादा घंटे कोई ऑफिस में बैठेगा उससे ज्यादा काम होता है क्या? ज्यादा घंटे में बैठने से नहीं होता। कितना प्रोडक्टिव, कितना उसने अच्छे से बैठ के शांतिपूर्वक काम किया, उससे काम फिनिश होता है ज्यादा। तो आपको वो इन्वायरमेंट देना कि तुम है ना 5 घंटे ही काम करो, लेकिन अच्छी तरह से ध्यान लगा के काम करो, ना कि ऑफिस में 10 घंटा बैठ के टाइम वेस्ट करो। पर ये जो मनस्थिति है उसको समझना, तो उसकी वजह से वर्किंग आवर्स कम करना, कि कम वर्किंग आवर्स होने से जो कर्मचारी है उनको अच्छे से है ना टाइम मिलेगा खुद के ऊपर ध्यान देने के लिए, सोने के लिए या अपने ऊपर, है ना। और फिर वो जितनी देर आएंगे उतनी देर अच्छी तरह से काम करेंगे। अगर आप उनको 12 घंटा ड्यूटी पे लगा दोगे तो शायद वो थक जाएंगे, उसकी वजह से काम नहीं कर पाएंगे, गलतियां होगी, है ना, एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, ये सब समझना। ओके, तो यही है साइकोलॉजी, है ना, कि बिहेवियर को समझ के, है ना, उसको कंट्रोल, अंडर कंट्रोल लेना। Now, psychology is the investigation of human and animal behavior of the mental and physiological process associated with the behavior. अब ह्यूमन में या एनिमल में, दोनों में ही जो उनका व्यवहार है, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, उस व्यवहार को ही समझना, वही है साइकोलॉजी। ये डेफिनेशन है। एंड नेचर ऑफ सब्जेक्ट साइकोलॉजी, अब साइकोलॉजी जो है उसको, साइकोलॉजी को अलग क्यों किया गया फिलॉसफी से? ऐसा क्या गुण था उसमें, ऐसा क्या बर्ताव, ऐसा क्या अलग हुआ फिलॉसफी में से कि साइकोलॉजी को अलग किया गया? तो उसमें सबसे पहले साइकोलॉजी बताया गया कि ये साइंटिफिक मेथड है। साइकोलॉजी फिलॉसफी से क्यों अलग हुआ? क्योंकि अब उसने यूज करना चालू किया साइंटिफिक मेथड। फिलॉसफी में साइंटिफिक मेथड है क्या?
कोई मेडिटेशन में है, आप बता सकते हो क्या कि मेडिटेशन में इतना % मेडिटेशन किया, ऐसा बता सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि उसको मेजर नहीं कर सकते। और यहाँ साइकोलॉजी को उसमें से क्यों हटाया गया? क्योंकि यहाँ पे हम एक्चुअली मेजर कर सकते हैं, नंबर में बता सकते हैं उसको। ठीक है, किस पर नंबर निकालेंगे आप? मन पे? वो नंबर निकालेंगे कि जिस चीज पे भी वो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो साइंटिफिक मेथड यूज करके उसको एक्यूरेटली नंबर में लाएंगे। हर चीज के लिए नंबरिंग करेंगे, हर चीज के लिए डेटा रहेगा, हर चीज को परसेंटेज में निकाल सकते हैं, हर चीज को डिफाइन कर सकते हैं, ये ऐसा होगा, है ना। इसीलिए उसको फिलोसफी से अलग किया गया। तो साइकोलॉजी यूजेस साइंटिफिक मेथड। ऑलमोस्ट ऑल द मेथड ऑफ साइकोलॉजी आर मोर और लेस साइंटिफिक इन नेचर, and out of these the experimental method is the most exact, and modern psychology uses this method in all its branches, है ना, कि ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल मेथड इसमें बहुत ज्यादा फेमस है साइकोलॉजी में, और साइंटिफिक मेथड यूज होता है, इसमें डेटा मिलता है। अभी जैसे आप रिसर्च करते हो, अभी हम लोग है ना, जो फिलोसफी है, आसन पाठ है, वो हम लोग उस पर भी डेटा ला रहे हैं, है ना, तभी वो साइकोलॉजी से कनेक्ट होगा। जैसे आपने ये आसन सिखाया इनको, तो कितने % उनका वेट लॉस हुआ, कितने % उनका मन शांत हो, मन शांत कितना हुआ उसके लिए कुछ नंबर नहीं निकाल सकते, लेकिन आपके पास बीपी नापने की मशीन है, आप नाप सकते हो बीपी कितना कंट्रोल हुआ। स्ट्रेस लेवल नापने की मशीन है, स्ट्रेस कितना कम हुआ, वो सब तो मेजर कर सकते हो ना। तो ये सब साइकोलॉजी में, क्योंकि आपने ये सिखाया तो ये नंबर्स मिले आपको। तो ऐसे साइकोलॉजी में हर चीज में आपको नंबर्स मिलेंगे, यू कैन टेस्ट एवरीथिंग, है ना। किसी को भुजंगासन कितने बार, कितने राउंड, कितने दिन तक सिखाएंगे कि उसका बैक पेन चला जाएगा, ये जब आएगा एकदम अंडरस्टैंडिंग के साथ आप पेपर पे लिखोगे कि मैंने 10 लोगों को इतने इतने राउंड इतने दिन में दिए तो इतने इतने दिन में उनका बैक पेन दूर हुआ, ये नंबर्स आएगा, तो ये साइंटिफिक अप्रोच हुआ। तो साइकोलॉजी में जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वो साइंटिफिक अप्रोच वाला होता है, कि अगर विश्व में कहीं दूसरी जगह भी कोई अगर भुजंगासन बैक पेन वालों को सिखाए ना, तो उतने दिन में वैसा रिजल्ट उसको मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है तो थम्स अप करो, नहीं आ रहा है तो फिर से एक्सप्लेन करूंगी। ओके, now psychology is factual. Psychology studied the facts of behavior. The psychologist is objective in his observation and experiment, and the field of psychology is not values but fact. अभी यहाँ पे वैल्यूज नहीं है कि जैसे वो सत्य बोलता है, सत्य बोलता है मतलब सच बोलता है, ये वैल्यू है ना, वैल्यूज है, मूल्य है, ये नैतिक मूल्य है। नैतिक मूल्यों पे नहीं, वो फैक्ट में कि कितनी बार उसने सच बोला, 10 में से कितनी बार बोला, वो नंबर निकालोगे आप। तो इट इज साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन फैक्चुअल, जो रियल है उसके बारे में। एंड द लॉ ऑफ साइकोलॉजी आर यूनिवर्सल. At all times and places, the law of psychology have been found to be same under similar condition, है ना। अगर जो आपने मेथड निकाला है, जो आपने साइंटिफिक वे में बताया है कि ये चीज इतनी बार करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, तो वो कोई भी कभी भी टेस्ट करना चाहे तो वैसा ही रिजल्ट आना चाहिए, तब जाके वो यूनिवर्सल होना चाहिए, तब जाके वो साइकोलॉजी के इसमें आएगा या उसको अप्रूवल मिलेगा कि ठीक है आपका ये थियरी हम लोग मान्य करते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर लोगों के ऊपर सटीक जाता है, ज्यादातर लोगों के ऊपर अच्छा जाता है। जैसे अगर आप किसी को मोटिवेट करते हो, अगर आपको चाहिए कि मेरा बच्चा जो है वो अचीव करे किसी टारगेट को, तो आप क्या करोगे, उसके साइकोलॉजी में बताए कि लोगों को मोटिवेशन दो। कोई चीज अचीव करने के लिए मोटिवेशन चाहिए ना, तो मोटिवेशन दो। लेकिन अगर आप मोटिवेशन नहीं दोगे, डिमोटिवेट करोगे, तो कभी अचीव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप मोटिवेट करोगे तो देयर आर 90% चांसेस दैट द पर्सन कैन अचीव दोज गोल। ये साइंटिफिकली प्रूफ है। तो वो क्या करेंगे कि स्कूल में 50 बच्चों को बहुत मोटिवेट किया एक गोल को अचीव करने के लिए, 50 बच्चों को दिया ही नहीं, कुछ मोटिवेशन ही नहीं दिया। तो क्या हुआ, जिन 50 बच्चों को बहुत मोटिवेट किया जा रहा था वो अपना गोल ज्यादातर लोगों ने अचीव कर लिया, लेकिन जिन बच्चों को नहीं दिया गया मोटिवेशन उसमें से बहुत कम लोग ये गोल अचीव कर पाए।
तो इससे क्या रिजल्ट मिला कि मोटिवेशन इज गुड फॉर अचीविंग द गोल, ये एक फैक्ट आ गया। इतने रिजल्ट परसेंट आया, हमने है ना मोटिवेट किया तो 45% बच्चों ने अचीव किया या 95% बच्चों ने अचीव किया। मोटिवेशन नहीं दिया तो 95 अचीव नहीं कर पाए, सिर्फ 5 ने अचीव किया। ये थियरी बन गई कि नहीं? अब ये थियरी को विश्व में कोई कहीं भी कभी भी अप्लाई करे तो वो ऐसा ही रिजल्ट आना चाहिए, तब वो साइकोलॉजी होगा, तब वो फैक्ट होगा, तब वो साइंटिफिक मेथड होगा। क्लियर है क्या? हाँ हाँ। नाउ तो वो यूनिवर्सल होना चाहिए, हर जगह हर कोई टेस्ट कर सकता है, ऐसा ही होना चाहिए। द लॉ ऑफ साइकोलॉजी आर वेरीफेबल by verification re-verification psychological principle have been found to be true everywhere, they can be verified by anyone। कोई भी अगर इस तथ्य को, इस जो आपने प्रूफ किया है या साइकोलॉजी में लिया है कोई डेटा, उसको कभी भी वेरीफाई करना चाहे तो वैसा ही रिजल्ट आना चाहिए। जैसे अगर आप है ना ब्लू और येलो कलर मिक्स करते हो तो कौन सा कलर होता है? मालूम है कि नहीं? ब्लू एंड येलो कलर मिक्स करोगे तो गूगल करो, ब्लू और येलो कलर मिक्स किया, कलर बचपन में किया होगा ना मिक्स करके, वाटर कलर, क्या कलर आता है? ग्रीन। वेरी गुड, है ना? तो अगर आप ये ब्लू और येलो कलर को दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी कभी भी करेगा तो हमेशा यही बनेगा कि अलग बन सकता है कलर? यही बनेगा डियर। आप इंडिया में हो कि अब्रॉड में हो, सुबह करोगे कि शाम को करोगे, एक ही रिजल्ट आएगा, आएगा कि नहीं? हाँ मैडम। हाँ, तो वैसे ही साइकोलॉजी का भी होना चाहिए कि हर कोई कभी भी टेस्ट कर सकता है ना? मैंने ये पढ़ा था बचपन में, फिर भी वो टेस्ट करने के लिए हम लोग बार बार अलग कलर ऐड करते थे कि वापस मिलाते, देखते वापस आता है क्या, वापस आता है क्या, है ना? तो वैसे ही अगर कोई री-वेरीफाई करे, फिर से वेरीफाई करे, तो वही होना चाहिए, वही रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, दैट इज द लॉ ऑफ साइकोलॉजी एज ए वेरीफाइबल, वेरीफाई होना चाहिए बार बार, तो भी वही रिजल्ट आना चाहिए। Now psychology discovers the cause effect relationship in human behavior. So psychology not only observe behavior but also finds out cause effect relationship in, मतलब आपने बिहेवियर, किसी बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, लेकिन वो उस बिहेवियर को उसने क्यों किया, ऐसा वो इंसान क्यों बना, उसके पीछे का कारण क्या है ना? वो दोनों आपको पढ़ाई करनी है, उन दोनों का रिलेशन आपको बताना है, वो भी डिस्कवर करना है। जैसे आप बोलते हो कि अरे वो तो है ना बहुत ही एग्रेसिव पर्सनालिटी है, सुना है ऐसा, बहुत एग्रेसिव पर्सनालिटी है। वो एग्रेसिव पर्सनालिटी क्यों बना? जब आप उसके पीछे जाओगे तो आप देखोगे कि उसका बचपन कैसा था, है ना, उसकी वजह से वो हुआ, शायद उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था। हम लोग पिक्चर देखते हैं ना, पिक्चर देखते हैं तो उसमें हीरो बचपन में उसके माँ बाप को गुंडों ने उसके सामने गोली से उड़ा दिया था, तो वो एकदम पावरफुल बना, उसकी पर्सनालिटी ऐसे हो गई, है ना? वो क्यों बना? क्योंकि उसके पीछे का ये रीजन था। तो आज जो किसी का पर्सनालिटी है वो क्यों है? क्योंकि बैक में पुराने समय में या पीछे आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ था, उसका इम्पैक्ट होता है, उसको भी जानना पड़ेगा कि पर्सनालिटी ऐसे क्यों बनी, है ना? समझ में आ रहा है? ये इसलिए ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, इसका मानस शास्त्र ऐसा क्यों है, समझ में आ रहा है? चित्र वो में जो अंकित हो रहा है उससे वो बनते जा रहा है, बनते संस्कार जा रहा है। वेरी गुड। नाउ साइकोलॉजी प्रेडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर। अभी ये सब करके, इतना सब पढ़ने के बाद क्या होगा?
By discovering the cause-effect relationship, psychologists also predict human behavior and these predictions are generally correct. अभी जब आप है ना ये कॉज इफेक्ट देखोगे कि आज ये इंसान ऐसा क्यों है, जो लोगों है ना समझ लो जो ऐसे कंट्री है या ऐसे स्टेट है जहाँ पे सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, तबाह हो गया गांव का गांव, वो बच्चे क्या होंगे बड़े होके, कैसे उनका पर्सनैलिटी होगा, वो पुअर होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे जीने के लिए, है ना। 90% बच्चे ऐसे होंगे, है ना, इंट्रोवर्ट होंगे या फिर कोई छोटा मोटा काम कर रहे होंगे, जितना टैलेंटेड भी रहे होंगे फिर अभी कुछ काम का नहीं ऐसे। लेकिन अगर कोई बच्चा जो बहुत अच्छी फैमिली से है, उसको सब सुविधाएं मिल रही हैं, उसके पास ज्यादा कुछ टैलेंट नहीं है बाय बॉर्न, लेकिन इतना सब उसको इन्वायरमेंट में इतना अच्छा अच्छा मिला कि वो नाउ ही हैज वेरी गुड पर्सनालिटी, है ना। तो वो पर्सनालिटी कहाँ से आई? बिकॉज ऑफ दैट कॉज। उसका कारण क्या था दोनों की पर्सनालिटी में, है ना। अगर ये दोनों इफेक्ट हम जान लेते तो हमें पता चल जाता है कि इसका बिहेवियर कैसा होगा, ये इंसान कैसा होगा, ये बंदा बता पाते हैं ना हम लोग कि ऐसा है तो इसका बिहेवियर। तो वो साइकोलॉजी प्रेडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर, वो प्रेडिक्ट कर सकते हो आप। नाउ स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में क्या है? क्लिनिकल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में हो रहा है या हो सकता है, वो सब है क्लिनिकल साइकोलॉजी। इट इज द लार्जेस्ट सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। मोर देन 55% लोग साइकोलॉजी के क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इट इज द स्टडी ऑफ टेक्निक्स विच आर एम्प्लॉयड इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इमोशनली एबनॉर्मल पर्सनालिटी। कितने लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं? कौन जाता है साइकेट्रिस्ट के पास? आप में से कोई कभी गया है? आपके पहचान में कोई गया है क्या? नहीं जाते। इंडियंस तो हम लोग क्या बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाना मतलब पागल हो गया है जो उसके पास जाएगा ना। साइकेट्रिस्ट के पास जाना मतलब ऐसा लगता है जो पागल है वही जाता है साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, क्योंकि वो मन का इलाज करता है। मन का इलाज मतलब मैं पागल हूँ इसलिए जा रहा हूँ, ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। अगर आप हमेशा दुखी रहते हो, आप किसी चीज से कोप अप नहीं कर पा रहे हो, लाइफ में लग रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा निगेटिव हो गया हूँ, है ना, या सुसाइड के मन में ख्याल आते हैं, या मुझे बहुत दुखी होने के ख्याल, ऐसे टाइम पे भी आप जा सकते हो साइकेट्रिस्ट के पास और वो आपकी मनस्थिति को समझ के अच्छा इलाज बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे चेंजेस करो। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्या करते हैं साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, वो चेक करते हैं कि आपके हॉर्मोन्स का लेवल क्या है, आपके फिजिकल बॉडी में क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है, कि मन का असर कितने शरीर के किस हिस्से पे हुआ है ना। वो सब चेक करके फिर आपको बताएंगे कि आपका ये प्रॉब्लम की वजह से देखो कितना डैमेज हो गया आपका बॉडी। ये क्लिनिकल साइकोलॉजी है। नाउ काउंसलिंग साइकोलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है काउंसलिंग करते हैं। इट डील्स विद पीपल विद रिलेटिवली माइल्ड पर्सनल और इमोशनल प्रॉब्लम्स। किसी किसी की जो पर्सनल या इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है ना। अभी दीपिका पादुकोण ने बताया था कि उसने साइकेट्रिस्ट का सहारा लिया था। किसी को मालूम है क्या दीपिका पादुकोण साइकेट्रिस्ट के पास कब गई थी, क्यों गई थी? नहीं मैडम। और वो मेंटल हेल्थ को बहुत सपोर्ट करती है। नहीं मालूम किसी को? माधुरी जी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं मालूम। नहीं मालूम ना। क्या हुआ था कि दीपिका पादुकोण सबको मालूम है कि नहीं? मालूम है। मालूम है ना, ठीक है। और रणबीर कपूर सबको मालूम है? रणबीर कपूर, हाँ, रणबीर वो भी कपूर मालूम है, वो भी मालूम है। ओके, तो रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण, है ना, उन दोनों का अफेयर था और दीपिका बहुत अटैच्ड हो गई थी रणबीर से, लेकिन बाद में उसने किसी और के साथ उसको रंगे हाथों पकड़ा। अब दीपिका को लगा कि उसने मुझे चीट किया और चीट होने की वजह से उसको लगा मुझ में ही कुछ खामी है, मुझ में ही कुछ है, तभी तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया, और वो डिप्रेशन में चली गई। और डिप्रेशन में जाने के बाद उसको ऐसा लगा मैं सुसाइड कर लूं। उसके मन में बार बार सुसाइड के ख्याल आते थे और सुसाइड के ख्याल आने के बाद उसको ऐसा लगा, लेकिन फिर क्योंकि वो लोग है ना और उसकी काफी पढ़ी लिखी फैमिली है, अच्छे घर से है, तो उसको ऐसा बताया गया कि भाई तू साइकेट्रिस्ट के पास जा,
साइकेट्रिस्ट के पास गई, उसने काउंसलिंग किया और काउंसलिंग कर करके उस फेज से वो बाहर आ गई, उसका जो ब्रेकअप हुआ था उससे बाहर आ गई। और उसके बाद फिर देखो करियर में कितना आगे चली गई वो, है ना, उसके बाद ही उसका करियर बहुत आगे गया क्योंकि वो मोटिवेट हो गई बाद में। तो ये जो पार्ट है वो काउंसलर का, साइकोलॉजिस्ट आपको काउंसलिंग भी करते हैं, तो दैट इज द काउंसलिंग साइकोलॉजी। नाउ सोशल साइकोलॉजी, it deals with the behavior of an individual that is influenced by others and how an individual influences other behavior। इसमें कैसा होता है कि किसी एक का बिहेवियर देख के दूसरे लोग कैसे चेंज हो जाते हैं। जैसे बच्चा जो होता है वो टीचर को देखता है और उसकी तरह, है ना, बनने की कोशिश करता है। हम लोग सेलिब्रिटी को देखते हैं और उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो ये सोशल साइकोलॉजी की, उसके व्यवहार को देख के हम अपने व्यवहार में लाते हैं वैसे। नाउ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, इसीलिए देखो सेलिब्रिटी को कहा जाता है देखो आप अच्छा ही बिहेव करो, आप बुरा नहीं कर सकते, आप पब्लिक में ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक में ये काम करोगे तो पूरी पब्लिक वैसा करने लगेगी, उनको लगेगा अरे ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उनको एकदम आइडियल बन के, एकदम आदर्श बन के रहना पड़ता है ना। नाउ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, इट इन्वॉल्व्स बेसिक रिसर्च इनटू द फंडामेंटल कॉजेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर by studying such basic processes as learning and memory, sensation, perception and motivation। अब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या है, जिसमें एक्सपेरिमेंट होता है कि ऐसी कौन सी चीज थी कि मेमोरी बढ़ गई, ऐसा क्या सिखा है कि लर्निंग फास्ट हो गया, है ना, मोटिवेशन आ गया, वो सब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। नाउ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडीड द बिहेवियर एट इट डेवलप्स फ्रॉम बर्थ टू चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड मैच्योरिटी टू ओल्ड एज, ना, कि जो बच्चा है वो डेवलप कैसे हुआ, उसकी पर्सनालिटी बचपन में था अलग थी, बड़ा हुआ अलग हुआ, जॉब पकड़ा, अभी जिस प्रोफेशन में जाएगा, वो मिलिट्री में चला गया तो उसका मस्त फिजिक हो जाएगा, हैंडसम दिखने लगेगा, ये लड़की बहुत स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट लगेगी। और जो लोग है ना मिलिट्री में नहीं जाएंगे, किसी ऑफिस में जाएंगे, जैसा जाएगा तो बॉडी भी इतना डेवलप नहीं हुआ, शायद माइंड शार्प हो जाए, उसकी तरह से पर्सनालिटी रहेगी। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे पर्सनालिटी में, है ना, मैच्योरिटी आती जाती है और पर्सनालिटी अलग अलग होती जाती है, बिहेवियर अलग हो जाता है, हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है, हमारी मनस्थिति बदल जाती है। तो इसको कहा जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। जैसे बचपन में जो बच्चा रहता है ना, हर बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरा खिलौना मेरा ही रहे, वो बहुत कम बच्चे होते हैं जो शेयर करना चाहते हैं, लेकिन बड़े होके उसको समझ में आया कि दिस इज रॉन्ग, फिर वो अपनी चीजें दूसरों को शेयर करना चालू करता है, क्योंकि इससे शेयरिंग करने से उसको फ्रेंड्स मिलते हैं, है ना, दे लाइक इट, उससे उसको अच्छा लगता है। तो ये उसके अंदर बदलाव आया। ये बदलाव क्या आया, क्यों आया, उसको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बोलते हैं। नाउ साइकोबायोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी स्टडीज द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। अब साइकोलॉजी बायोलॉजिकल मतलब क्या, शरीर से और मन से, है ना, मन से जो हुआ उसमें सब आया, लेकिन शरीर से भी कुछ होता है ह्यूमन में, एनिमल्स में। जिसका बॉडी बहुत ताकतवर है, बहुत स्ट्रांग है, उसका पर्सनालिटी बिहेवियर अलग रहेगा। जिसका बॉडी वीक है, बीमार है, उसका पर्सनालिटी अलग रहेगा, उसका बिहेवियर अलग रहेगा। तो बायोलॉजी के हिसाब से, बायोलॉजी मतलब शरीर के हिसाब से, फिजियोलॉजी के हिसाब से हमारे में व्यवहार में अंतर आता है, दैट इज साइकोबायोलॉजिकल, है ना, साइकोलॉजी। Now, industrial and organizational psychology, the study of behavior in work setting in a central concern of this field. The method of personal selection, training, motivation of employee, job designing, process of organizational development are studied in detail. अभी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में क्या कि इंडस्ट्री में कि मैं एचआर होते हैं, हर ऑफिस में एचआर होते हैं, तो वो एचआर जो है वो डिफाइन करता है कि मेरे पास कोई आया है तो उसका वो इंटरव्यू लेगी, उसको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करेगी, वो क्वेश्चन आंसर करके वो सब करके उसको समझ में आएगा कि इस बंदे के अंदर क्या एबिलिटी है, क्या बेस्ट कर सकता है, तो उस डिपार्टमेंट में उसका नौकरी लगा देगी, जिससे कि उस डिपार्टमेंट में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, तो आज का हम लोग यहाँ पे अभी 5:50 हो गया, 10 मिनट्स आई विल गिव यू फॉर क्वेश्चन आंसर। आपके नोटबुक में प्लीज नोट डाउन पीपीटी 1 में हमारा स्कोप ऑफ साइकोलॉजी चल रहा है, पीपीटी नंबर 5, पीपीटी 1 में पेज नंबर 5 है ना, और उसमें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कंप्लीटेड, इतना लिखो। माधवी जी आप लिखना, तुलसी जी आप भी लिख के रखो, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास कल आएंगे तो उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। आज का मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ।
आपको जो भी क्वेश्चन आंसर पूछना है इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हो या बता सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, कुछ ऐड नहीं करना है। ओके ठीक है, बालाजी सर एंड करूँ क्या मैं यहाँ पे?